चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात प्रयागराज में शुरू होने जा रहे महाकुंभ की खास तैयारियों से। तो उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग इस टेंट सिटी में अब डोम सिटी भी तैयार कर रहा है। आज हम आपको डोम सिटी की झलक दिखाने वाले हैं। और देखिए, इसके साथ ही कई और खास आशियाने भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें रेलवे की तरफ से महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड्स का तोहफा भी शामिल है। आस्था और भक्ति से सराबोर महाकुंभ का बस रहा छोटा सा संसार। श्रद्धालुओं के लिए सुख सुविधा और सेवा का हो रहा विस्तार। इस बार महाकुंभ के मेहमानों की खातिर डोम सिटी और स्लीपिंग पॉड्स का मिल रहा उपहार। संगम नगरी प्रयागराज में इस बार होने वाला महाकुंभ कई नई सुख सुविधाओं से भरपूर रहने वाला है। इन्हीं में से एक है डोम सिटी। इस गुंबदनुमा गोलाकार आकृति को ही डोम कहा जा रहा है, जो घर की तरह है। और ऐसे ही कई आकार यहाँ दिए जा रहे हैं, जिनको मिलाकर ही इसे डोम सिटी नाम दिया गया है। तकरीबन 15 फीट से ऊंचाई पर आप कुंभ मेले का दर्शन कर सकेंगे और सारी सुविधाएं भी लग्जरी होंगी। ये किसी 5 स्टार होटल से भी कम सुविधाएं नहीं होंगी। कुंभ में नए प्रयोग, ये प्रयोग बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है। एक ऐसा शहर जिसमें लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। डोम सिटी से श्रद्धालु और पर्यटक 360 डिग्री पर महाकुंभ की अनुपम तस्वीर को निहार पाएंगे। इस डोम सिटी में रहना ही खुद में एक यादगार अनुभव होगा। यहाँ डोम के साथ ही कॉटेजेस भी बनाई जा रही हैं, जिसमें कुछ दिन ठहरकर श्रद्धालु महाकुंभ की रौनक को बेहद नजदीक से निहार पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे जो भी रहेंगे उनको पूरा कुंभ यहाँ से दिखेगा। यहाँ से पूरी नदी दिखती है, हमारे पुल दिखते हैं, संगम की तरफ का पूरा नजारा उनको अपने कमरे से दिखेगा। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कितने कॉटेज है और कितने बन रहे हैं? जी, यहाँ पे 44 कॉटेजेस है, जो आप डोम्स है सॉरी, और 176 कॉटेजेस है जो इसके नीचे बन रहे हैं। उनकी क्या खास बात है? कॉटेजेस की भी यही खास बात है कि यहाँ पे कभी टेंट के अलावा हम ये पहली बार ला रहे हैं कि यहाँ पे वुडन कॉटेजेस भी आ रहे हैं, जहाँ पे जिसका इंटीरियर सोचा हुआ है, एक थीम है, जिसका हम जो भी हमारे गेस्ट रहेंगे वो उसको पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। संगम की रेती क्षेत्र में डोम कॉटेज बनाने के काम के साथ ही इसमें रहने के लिए बुकिंग भी अभी से शुरू हो चुकी है। जो हमारे पर्व के दिन है, पर्व के दिनों में 1,20,000 ऊपर का रेंट है, और जो कॉटेजेस है उसका 80 है, और जो हमारे नॉर्मल डेज है उसमें ऊपर का 80 है, नीचे का 60। और अभी हालात क्या है बुकिंग की? जी, हालात बहुत अच्छे हैं। 50 से 60% हमारी बुकिंग्स हो चुकी है ऑलरेडी। केवल डोम सिटी ही नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की सुख सुविधा को बढ़ाते हुए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर स्लीपिंग पॉड सर्विस मिलना शुरू हो गई हैं, जो यात्रियों के ठहरने की खातिर यहाँ बनाए गए हैं। फीस भरकर आप इन स्लीपिंग पॉड सर्विस का आनंद ले सकते हैं। प्रयागराज स्लीपिंग पॉड है, ये मेड इन जापान का कंसेप्ट है। ये यात्रियों को ठहरने के लिए कुंभ को देखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग के यहाँ सारा व्यवस्था है। इसके अंदर एसी की भी व्यवस्था है, लॉकर का व्यवस्था है। आपको अंदर जाएंगे तो मिरर की व्यवस्था है। ये टू जेड सारे व्यवस्थाएं, सबके लिए लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था है। 10 पोर्ट हमारे यहाँ कपल का है सर। पिंक कलर हम लोग सिंगल फीमेल के लिए बनाया हुआ है, जिसमें 2 रूम हम लोग का फैमिली के लिए बनाया हुआ है सर अलग से। ये अलग अलग 3 कोड हम 3 कलर का हम लोग दिए हैं, जिसमें आपका ऑरेंज कलर है वो सिंगल के लिए है, ग्रीन कलर है वो है कपल के लिए है, और पिंक कलर है सर वो अपना सिंगल फीमेल के लिए। फिलहाल तो धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा पुंज से भरपूर महाकुंभ में डोम सिटी और स्लीपिंग पॉड्स की सेवा न केवल श्रद्धालुओं को घर जैसा आराम और सुकून देने के लिए तैयार है, बल्कि ये नई सुविधाएं इस सांस्कृतिक उत्सव में यहाँ ठहरने की सुनहरी यादें आपको जरूर देंगी। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम नगरी में आस्था और भक्ति का मेला लगना शुरू हो गया है। यहाँ दुनिया भर के साधु संत पहुंच रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी साधु सन्यासी हैं जो अपने अनूठे अंदाज की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। उन्हीं में से एक हैं घोड़े वाले बाबा, जो घोड़े की सवारी करते हुए कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं। देखिए प्रयाग की सड़कों पर घुड़सवारी करते बाबा की ये खास अंदाज।
ये कुंभ नगरी में संतों का संसार, अद्भुत, अनूठा, निराला। प्रयाग की पावन धरा पर दूर दराज से साधु संत दुनिया के सबसे बड़े मेले में पहुंच रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों की कुंभ नगरी में पेशवाई हो रही है। कुछ साधु संत गाड़ियों और रथों पर सवार होकर कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो पारंपरिक रूप से घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। साधु संतों का प्रवेश भी शुरू हो गया है और तरह तरह के साधु संत कुंभ मेले में नजर आने लगे हैं। लेकिन साधुओं का रूप बदल रहा है, रंग बदल रहा है और गाड़ियों का पैशन बदल रहा है। कोई लग्जरी गाड़ी से आ रहा है तो कोई किसी गाड़ी से आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे ये महाराज जी हैं जो घोड़े से आए हैं इस कुंभ में। घोड़े पर सवार होकर महाकुंभ में पहुंचने वाले बाबा विजय गिरी हैं, जो आनंद अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। घोड़े की सवारी करने वाले बाबा इन दिनों कुंभ नगरी में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वे जहां भी जाते हैं लोग उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से ही पुकारते हैं। आज हमको यहाँ पर भगवान 5 दिन हो गए प्रयागराज में आए हुए। 5 दिन हो गए जी। तो घोड़ा की सवारी ये सदियों से पहले से चलती आई, कोई नहीं परंपरा हमारे सदियों में अखाड़ों में, ये तो पहले से आए। बल्कि जीप तो और भी है मगर प्रशासन आने नहीं दे रही है। जब जाते हैं कहीं से तो आपको देखने वाले भीड़ भी लग जाती है। अब भगवान जीव है वो अपने आप में हमको कम देखते हैं, घोड़े को ज्यादा देखते हैं। घोड़े वाले बाबा न सिर्फ घोड़े की सवारी करते हैं बल्कि उनका जानवरों के प्रति प्रेम भी अटूट है। उन्होंने अपने आश्रम में घोड़े, कुत्ते और बंदरों को भी पाल रखा है, जिनकी देखभाल भी विजय गिरी महाराज खुद करते हैं। एक इसका जोड़ा भी है, राजू है। तो ये घोड़ा आपका शौक है? ये हाँ पहले से बचपन से ही है। कई चीजें जी जी, घोड़ा, गैया, कुत्ते, बिल्ली सब पाल रखे। मंकी, एक मंकी भी घायल था जी, तो उसको भी लेकर रखे जी जी। तो उन सबको कुंभ में लेकर आए अपने साथ? आए हैं। किसको लेकर आए? मैं घोड़ों को और अभी मंकी को लाया हूँ। अच्छा। बाकी और उधर पीछे जैसे हिरन है, कबूतर है, भैरव है, कुत्ते। जाहिर है महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है, लिहाजा इस मेले में साधु संत भी अनूठे अंदाज में नजर आ रहे हैं। भले ही महाकुंभ शुरू होने में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन संगम नगरी में आस्था और भक्ति का रंग अभी से जमने लगा है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात सर्द मौसम में सैर सपाटे की कर लेते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं राजस्थान के सांबर झील का, जिसकी पहचान राजस्थान के एक प्रमुख नमक उत्पादन स्थल के रूप में है। लेकिन आजकल ये प्रवासी पक्षियों का भी बड़ा ठिकाना है। इस वक्त सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की भरमार है, जिसमें फ्लेमिंगो समेत दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी शामिल है। इस झील के संरक्षण की मांग भी हो रही है ताकि ये धरोहर सुरक्षित रहे। एक नजर में आपको ये फूलों की उड़ती पंखुड़ियां लग सकती है, हालांकि है ये पक्षियों का झुंड। ये खूबसूरत नजारा राजस्थान के सांभर झील का है, जो इन दिनों बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। इस समय सांभर झील में 2 प्रकार के फ्लेमिंगो देखे जा रहे हैं। पिंक फ्लेमिंगो, एक जो वयस्क होते हैं, और दूसरा ग्रे फ्लेमिंगो, जो छोटे और युवा होते हैं और जिनकी उम्र सिर्फ 3 से 4 महीने की होती है। इस समय सांभर झील में फ्लेमिंगो के अलावा कुछ अन्य दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी देखी जा रही हैं, जिसमें हंस, क्रेन और फाल्कन जैसी कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल है।
सांभर में हर साल 3 तरह से बर्ड माइग्रेट कर सांभर पहुंचते हैं, जिसमें ये रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से अधिक मात्रा में यहाँ पे बर्ड पहुंचते हैं, जिसमें से ज़्यादा संख्या यहाँ लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो की रहती है। लेसर फ्लेमिंगो की हाइट लगभग 2.5 फीट से लेकर के 3.5 फीट तक रहती है, जिसमें इसका कलर काफ़ी गुलाबी देखने को मिलता है। बीक इसकी काले रंग की होती है। और इसी में जो ग्रेटर फ्लेमिंगोस है उनकी हाइट लगभग 4.5 से 5.5 फीट के आसपास रहती है और इनका कलर काफ़ी वाइटिश और थोड़ा रेड इनमें देखने को मिलता है और इनकी बीक जो है काले के साथ में गुलाबी मिक्स होती है। सांभर में अभी तक मैं लगभग 327 प्रकार की प्रजातियों को रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसमें से 50 प्रजाति तो काफ़ी दुर्लभ है और इसमें से 250 प्रजाति माइग्रेटरी है। ठंडी जगहों पर कड़ाके की सर्दी में सब कुछ जम जाता है। इन हालातों में ये पक्षी हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से सांभर आते हैं। अपने नमक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी कि राजस्थान की सांभर लेक अब सिर्फ अपने नमक के लिए ही नहीं, पर यहाँ पे आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ जो अभी फ्लेमिंगोज हम देख रहे हैं उनकी, और उसके अलावा बीते कुछ समय में 300 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की यहाँ पे प्रजातियां देखी गई है। ये जो माइग्रेशन पीरियड होता है, कहने को तो ये अक्टूबर से लेके मार्च का जो महीना है वो कहा जाता है, पर अभी बीते कुछ सालों में ये 12 महीने यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और अगर इसी तरीके से जो वाटर लेवल है वो यहाँ का बरकरार रहा तो हो सकता है कि ये जो फ्लेमिंगोज हैं और बाकी जो प्रवासी पक्षी है वो सांभर झील को अपना घर बना ले। जानकारों का मानना है कि सांभर झील को एक ऑफिशियल प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के पक्षियों, पौधों और जल जीवों का संरक्षण किया जा सके। झील में आज की तारीख में 4 से 5 लाख प्रवासी पंछी आए हुए हैं, लेकिन पानी जब धीरे धीरे सूख जाता है तो ये भी उड़कर चले जाते हैं। इस झील को संरक्षण की जरूरत है, झील के डिमार्केशन की जरूरत है। 230 वर्ग किलोमीटर में फैली झील भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादन झीलों में से एक है। ये अंग्रेजों जमाने से ही नमक की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से आज तक बनता चला है, क्योंकि यहाँ पे जो नमक बनता है वो टोटली नेचर और वेदर बेस है। इसमें किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल या कोई केमिकल्स, किसी भी तरह का एडिशन नहीं होता। इसमें जो नेचुरल तरीके से प्रोसेस अंग्रेज जवानों की थी वही प्रोसेस सेम आज भी चल रही है। सांभर के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसका खास संबंध राजस्थान की मशहूर फिनी मिठाई से भी है। ये विशेष रूप से सांभर झील के आसपास के क्षेत्रों में ही बनती है। सांभर झील देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक अनमोल धरोहर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो ये क्षेत्र जैविक समृद्धि और पर्यटन के मामले में देश के प्रमुख स्थलों में शामिल हो सकता है। राजस्थान के सांभर झील से प्रदम जैन की रिपोर्ट फॉर न्यूज टुडे। वैसे बर्फबारी का इंतजार न सिर्फ घूमने के शौकीन सैलानियों को होता है, बल्कि खेल प्रेमियों को भी इसका बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ऐसे मौसम में ही हॉकी, आइस समेत दूसरे विंटर गेम्स का आयोजन मुमकिन हो पाता है। देखिए, लद्दाख के द्रास में विंटर कार्निवल का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी पहुंचने लगे हैं और तैयारी में जुट भी गए हैं। 26 से शुरू होने वाला विंटर कार्निवल 28 दिसंबर तक चलने वाला है। बर्फीले पहाड़ के बीच आइस टर्फ पर हॉकी खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा है। और हो भी क्यों ना, आखिर जिस पल का खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं वो पल आ गया है। द्रास में इस कड़ाके की ठंड में सभी तालाब, सभी नदी नाले जो हैं वो जम जाते हैं और कुदरती तौर पर नेचुरल आइस रिंग्स फॉर्म हो जाती है। और इन्हीं आइस रिंग्स का इंतजार यहाँ के युवाओं और खिलाड़ियों को होता है, ताकि वो इन्हीं महीनों के दौरान जो है आइस हॉकी के जो है चैंपियनशिप्स करें, आइस हॉकी खेलें, आइस हॉकी का प्रशिक्षण करें और आइस स्केटिंग में भी जो है कहीं न कहीं अपने हाथ पैर आजमाएं। तो वही मंच जो है अब पूरे लद्दाख क्षेत्र में इस कड़ाके की ठंड के बीच जो है वो सज गया है। कार्निवल की शुरुआत 26 दिसंबर से हो रही है। 2 दिनों तक यहाँ हॉकी समेत कई तरह के खेलों का आयोजन होगा। हम पिछले साल जरूर रनर अप रहे, लेकिन इस साल हमारी कोशिश और भी जबरदस्त रहेगी और अच्छी प्रिपरेशन के साथ आएंगे और विनर अप रहने की कोशिश करेंगे। विंटर कार्निवल का जो दूसरा इवेंट होगा वो आर्चरी का होगा, जिसमें 12 आर्चरी टीमें यहाँ हिस्सा ले रही है। उसी तरह आइस स्टॉकिंग
आइस स्टॉकिंग ये पहला इवेंट होगा जो लद्दाख में पहली बार हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसे विंटर कार्निवाल जो इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसके अलावा मार्शल आर्ट के भी यहाँ प्रोग्राम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। और अगर ज्यादा बर्फबारी नहीं हुआ तो यहाँ टेंट पैकिंग भी विंटर कार्निवाल में होगा। तो एक बहुत बड़ा ग्रैंड फिनाले 27-28 को यहाँ होगा। इस तरह के खेलों के आयोजन से न सिर्फ युवा प्रतिभाओं को निखर कर सामने आने का मौका मिलता है, वहीं द्रास घाटी की सांस्कृतिक विरासत से भी लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात ये है कि श्रीनगर की डल झील भी जम गई है। जमी डल झील को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। पारा गिरने से घाटी में ठंड और भी बढ़ गई है। इस वक्त हमने एक जोखिम लिया है क्योंकि आसान नहीं है जो है घर से बाहर निकलना, और घर से आप बाहर निकलते हैं तो डल के पास आना और फिर अंदर जाना ये बहुत बड़ा जोखिम का काम है। लेकिन हम दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके की ठंड इस वक्त कश्मीर में पड़ रही है। डल लेक, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं डल पे हूँ और आपको दिखाऊं कि आज जो है क्या हालत है। ये आप देख सकते हैं कि जो आइस है, आइस का एक पूरा लेयर है और मैं तारिक को कहूंगा आपको दिखाएगा, बिल्कुल जो है जम चुकी है डल लेक। और इस तरीके के जो है यही आप अंदर की तरफ भी जाएंगे डल में तो यही आइस आपको मिलेगी। इस तरीके की आइस है, आइस की एक परत है पूरे डल लेक के ऊपर। बहुत जबरदस्त नजारे हैं। व्यवसाय जो है, टूरिज्म बहुत ज्यादा है घाटी में, तो लोग को बर्दाश्त करना है। लेकिन जो लोग बाकी जो इससे जुड़े नहीं हैं वो जूझ रहे हैं क्योंकि बहुत जबरदस्त ठंड है। पिछले कई सालों में ऐसी ठंड नहीं देखी है। आप देख सकते हैं शिकारा भी अगर चलाना है तो आपको पहले चप्पू से, डंडे से आइस तोड़नी है और उसके बीच से जो है आप शिकारा निकाल सकते हैं। तो अद्भुत नजारे और एक तकरीबन 1 इंच मोटी लेयर है आइस की पूरे डल लेक के ऊपर। -6.2 था आज टेम्परेचर श्रीनगर में, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा जो आप रात कहेंगे, और कोई राहत नहीं। आईएमडी की बात करें तो आने वाले समय में जो है ये ठंड और बढ़ सकती है, तो डल पूरी तरह जम सकती है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले कई साल पहले डल जमी थी, गाड़ी भी चली थी इसके ऊपर, साइकिल चला था, जो है लोगों ने क्रिकेट खेला था। तो इस साल लग रहा है कि इस तरीके की ठंड है कि वो। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिसमस की। जाहिर सी बात है क्रिसमस का मौसम तो चल ही रहा है, लेकिन अब दिन बेहद नजदीक आ गए हैं। देश और दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही एक कार्यक्रम में शामिल हुए और चेन्नई और कोलकाता में भी कई तरह के आयोजन किए गए हैं। इसी तरह 7 समंदर पार यूरोप और अमेरिकी देशों में क्रिसमस के रंग बिखरे हुए हैं। चमचमाती लाइटिंग से सराबोर मैक्सिको सिटी की रौनक देखने लायक है। रोशनी से नहाए इस शहर में मस्ती से झूमते लोग दिख जाएंगे। फोटोशूट करवाने वालों के बीच होड़ दिखेगी, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने को लेकर है। क्रिसमस के लिए इस शहर का कोना कोना सजा हुआ है। अलग अलग डिजाइन और शेप वाली लाइटों से पूरा शहर चमक रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देख ऐसा लगता है जैसे किसी ने तारों से भरा आसमान जमीन पर उतार दिया हो। कोसावा की राजधानी प्रिस्टीना भी क्रिसमस फेस्टिवल के रंग में रंगी हुई है। यहाँ के बाजारों की रौनक लोगों का उत्साह बताने के लिए काफी है। इस बीच सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेस पहने एक आदमी जब गले में ढोल टांगे लोगों के बीच पहुँचा तो माहौल और भी खुशनुमा हो उठा। इस क्रिसमस मेले में नायाब किस्म के सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं, जबकि एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए यहाँ आइस स्केटिंग का एक बड़ा सा मैदान भी है। जेरूसलम भी क्रिसमस के लिए सज चुका है। वहाँ सेंटा क्लॉज बना एक आदमी सड़कों पर उतर आया। उसने गली गली घूमकर लोगों की मदद की और लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। विदेशों की तरह देश में भी क्रिसमस की धूम है।
दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने कैंडल जलाई और लोगों को बधाई दी। इस तरह चेन्नई में क्रिसमस के लिए चर्च लाइटिंग से जगमगाता दिखा। क्रिसमस के त्योहार में अब ज्यादा दिन नहीं है, इसीलिए देश और दुनिया में तैयारियां तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कहानी एक ऐसे सांता क्लॉज की जो कि बच्चों के जीवन में अलग तरीके से खुशियां ला रहे हैं। सांता क्लॉज अब AI पावर से लैस है और टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों की मदद कर रहा है। देखिए आप भी ये रिपोर्ट। Wonderful, you're here. दफ्तर जैसे कमरे में सेंटा क्लॉज की ये एंट्री बहुत से ऐसे बच्चों की जिंदगी में खुशियां लाने वाली है जो टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रहे हैं। यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन से बच्चों से रूबरू हो रहे ये सेंटा क्लॉज बच्चों को न केवल अपने बारे में बताते हैं बल्कि उनके मासूम और चुटीले सवालों के जवाब भी देते हैं, अपनी स्लेह के बारे में बताते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश भी करते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। How is Mrs. Claus? Mrs. Claus is doing great. Just like everyone, she's very excited that Christmas is getting closer every day. इस खास सेंटा क्लॉज की रचना ब्रेक थ्रू T1D नाम की चैरिटी संस्था ने डायबिटीज पीड़ितों की मदद के लिए फंड रेजिंग के मकसद से की है। संस्था ने आस्क सेंटा के नाम से AI प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे खास तौर से बच्चों की मदद की जाती है। बच्चे इस तरह सेंटा से बातें करते हैं और खुश हो जाते हैं। Santa Claus, am I on the naughty or nice list? Well, here's my naughty and nice scroll. Let's take a quick look and see where your name is. Well, we'll start with the naughty list. I don't see you there. The nice list. Well, here you are. I'm so very proud of you for being on the nice list. बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस सेंटा की छवि दिखती है उसका किरदार एक एक्टर ने निभाया है, लेकिन असल में ये AI वाले सेंटा हैं जो बच्चों के हर उस सवाल का जवाब देते हैं जो आस्क सेंटा इंटरैक्टिव AI प्रोग्राम के उनके डेटाबेस में मौजूद हैं। बच्चे तमाम किस्म के सवाल आस्क सेंटा नाम के सॉफ्टवेयर से पूछ सकते हैं। इसके लिए कन्वर्सेशनल वीडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। It's been wonderful speaking with you, and I'm heading back to my workshop. There's so much to do. So, Merry Christmas to all, and to all a good night. Christmas to all. इस AI सेंटा को इससे पहले कोविड के दौरान भी लॉन्च किया गया था ताकि परेशानी से गुजर रहे बच्चों के जीवन में खुशियों के कुछ पल मुहैया कराए जा सकें। और अब डायबिटीज से बीमार बच्चों के जीवन में खुशियां बिखेरने के लिए इसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए अब हमारा फेवरेट सेगमेंट आ गया। क्यों? बिल्कुल खुशबू आने लगी है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ये बता रही थी कि ये पीछे में जितनी चीजें मिल रही है ना यहाँ से एक प्लेट आना चाहिए। क्यों? बिल्कुल आना चाहिए। और अब हम बात करेंगे पकौड़ों की, तो मुझे लगता है पकौड़े चाय के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो खुशी अभी तक आपने चाय क्यों नहीं निकाली बताइए? चाय तो निकालो, साथ में पकौड़े नहीं है ना, साथ में समोसा है जिसको मैं खा के पकौड़े चाहिए, पकौड़े मंगवाने पकौड़े ही चाहिए। बहुत टाइप के होते हैं वैसे पकौड़े भी। अच्छा तो देखिए चटपटी चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आपको बता दें हम ये चलेंगे आजादी के समय की एक दुकान आज तक पकौड़े का जायका लोगों को सर्व यहाँ पर कर रहा है और इसका नाम है खानदानी दुकान। दीपिका? बिल्कुल, देखिए पकौड़े की ये खानदानी दुकान है जिसकी तीसरी पीढ़ी जायके का ये बिजनेस चला रही है, जहां पकौड़े के करीब 16 स्वाद आपको चखने को मिलेंगे। The authentic taste of सरोजनी नगर खानदानी पकौड़े। आज से 10 साल पहले शायद यहाँ पे आई थी, तब मैंने थोड़े से पकौड़े टेस्ट किए थे, लेकिन आज वाकई इसका टेस्ट वैसा ही है जैसा कि हमने तब टेस्ट किया। देखिए जितने स्वाद दिल्ली के खाने हैं ना, उतनी ही इंटरेस्टिंग इनकी कहानी है। कहानी बनाने वालों की भी और कहानी खाने वालों की भी, और कहानी उस स्वाद की भी। आज जो स्वाद मैं आपको चखाने वाली हूँ वो बहुत पुराना स्वाद है। 1947 में पार्टीशन हुआ। पार्टीशन होने के बाद कैसे एक परिवार यहाँ पर सरोजनी नगर में आके रोजमर्रा के लिए कमाने के लिए निकलते थे। एक छोटा सा ठेला लगाया करते थे पकौड़े का,
और वो किस तरीके से ठेला एक बड़ी सी खानदानी दुकान में तब्दील हो गया। मैंने आपको बताया ना कि खाने वालों की कहानियां भी बहुत हैं, खिलाने वालों की कहानियां भी बहुत हैं। तो ये है खिलाने वाले, थर्ड पीढ़ी इनकी चल रही है। तीसरी पीढ़ी? हाँ जी, तीसरी पीढ़ी है। मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था, फादर ने किया, ब्रदर ने किया, मैं कर रहा हूँ। चार पीस हैं, लेकिन ये सोया स्टिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। प्याज है, पनीर है, बैंगन। सबसे ज्यादा डिमांड किस पकौड़े की होती है? सारे डिमांड है। जो हमारे यहाँ बैंगन खाने आता है वो बैंगन ही खाता है, जो प्याज खाने आता है वो प्याज ही खाता है। और चटनी की क्या खासियत है? चटनी आप खाएंगे पता लगेगा, चटनी आपको ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। मेरी हैवी पकौड़ा प्लेट रेडी है, सो लेट्स ट्राई कौन सा पकौड़ा का टेस्ट कैसा है, और फिर जरा लोगों से भी बात करेंगे। सोया पकौड़ा जो नया इंट्रोड्यूस आपने कहा, कितने साल हो गए इसको इंट्रोड्यूस किए हुए? 3 साल हो गए इसको। डिमांड बिल्कुल ओके है इसकी, हर टाइम डिमांड में रहता है। और कौन कौन से पकौड़े वो भी दिखाइए। ये मेथी पालक प्याज है, गोभी है, आलू है, आलू मटर दाल है, सोया चाप है, पनीर पकौड़ा है, प्याज पकौड़ा है, बैंगन पकौड़ा है, हरी मिर्ची है, ब्रेड पकौड़ा है, दही कबाब है। गुजराती आइटम है, बहुत अच्छी आइटम है। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि पकौड़े पंजाबियों के फेवरेट होते हैं, पर आपने तो गुजरात टेस्ट भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो आपको गुजराती टेस्ट मिलेगा, पंजाबी टेस्ट मिलेगा, एंड आपको यहाँ का फ्यूजन भी मिलेगा, यानी कि फ्यूजन पकौड़ों का भी आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया पकौड़ा, डिफरेंट वैरायटी ऑफ पकौड़ा। वैसे तो कहते हैं कि हलवाई अपनी दुकान का सामान कभी नहीं खाता, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट पकौड़ा कौन सा है तो बताइए। मेरा फेवरेट पकौड़ा, मैं सब पकौड़े चेक करता रहता हूँ, सब खाता रहता हूँ। कभी बैंगन खाता हूँ, कभी कमल ककड़ी खाता हूँ, कभी प्याज खाता हूँ। एक फेवरेट बताइए आपका। मेरा फेवरेट पकौड़ा करेला है। करेला, जो कि आज आप हमें टेस्ट करवाने वाले हैं। करेले का पकौड़ा आपने कभी सुना नहीं होगा। अच्छा, उसमें फिल करके बनाते हैं या फिलिंग होता है? उसमें मसाला, पहले कच्चे करेले को उबाला जाता है, उसमें काट के मसाला डाला जाता है, फिर तला जाता है उसको। नेक्स्ट टाइम करेले का पकौड़ा खाने जरूर आऊंगी। तो इस बार के लिए बाकी पकौड़े, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ तो छोड़ना चाहिए कि हम आए, कुछ और वैरायटी। तो एंड नंबर ऑफ पकौड़ा बहुत अल्टीमेट है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे पकौड़े खाते हुए? मुझे खाते हुए कम से कम जब से नौकरी करने जाते थे, जो लोग टेलीफोन एक्सचेंज में थे, यहाँ बस से उतरते थे, उतरने के बाद घर जाते थे पैदल, तो यहाँ से पकोड़े खा के चले जाते थे। आप ये हिसाब लगा लीजिए, मैं तो, मेरी उम्र 77 है, मैं तो बहुत पुराना यहाँ पर। चाय के साथ पकौड़े की वैरायटी, एंड उसी के साथ साथ अगर आप मीठा भी खाना चाहे तो आपको गाजर का हलवा एंड गुलाब जामुन भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनका अपना अलग टेस्ट है। बदलते दौर में सड़कों पर सबसे बड़ा बदलाव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दिखा है। डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ते दाम के खिलाफ ईवी ही सबसे कारगर हथियार है। भारत में ईवी के भविष्य की राह दिखने वाले एक एक्सपो दिल्ली में चल रहा है। भारत मंडपम में चल रहे ईवी एक्सपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भविष्य की झलक दिख रही है।
दिल्ली के भारत मंडपम में आज से ईवी एक्सपो की शुरुआत हो गई है। 20, 21 और 22 तारीख तक ये ईवी एक्सपो चलेगा। इस बार ईवी एक्सपो में देश विदेश की 200 से ज्यादा एग्जिबिटर्स यहाँ पर मौजूद होंगे। कैसे ईवी को आगे ले जाना है, देश का भविष्य खासकर ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से ईवी में सरकार देखती है। ऐसे में ईवी में क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी बैटरीज को लेकर क्या कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, उन सब की झलक यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। ये ईवी एक्सपो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल देश ने ईवी के मामले में काफी आगे तरक्की की है। आपको बता दें कि 2023-24 में देश में 30 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं और ये मार्केट पिछले साल की तुलना में 45% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इस बार पूरे देश में जितनी बाइकें बिकी हैं उन बाइकों में 56% बाइक्स ईवी थी और इन 56% बाइक्स ईवी बाइक्स को बनाने वाले 400 स्टार्टअप कंपनियां थी। 2023-24 में 30 लाख नए ईवी रजिस्टर हुए हैं और साथ ही साथ ये बताते चले आपको कि 2030 तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इंडियन ईवी मार्केट 20 लाख करोड़ का होने वाला है। ऐसी उम्मीद है कि इस सेक्टर में आने वाले वक्त में 2030 तक 5 करोड़ से ज्यादा का जो जॉब है वो भी यहाँ से निकलने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर ये ईवी एक्सपो देश की तरक्की के लिहाज से, विकास के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर ईवी स्टेशन को लेकर यहाँ पर नए इनोवेशन देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी को बदलने पर जो खर्च आता है, क्या उस खर्च को कम कर सकते हैं, इस पर यहाँ बातचीत होगी। और साथ ही साथ बैटरी की लाइफ क्या हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसको भी लेकर यहाँ पर नए नए इनोवेशन देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अब आपको एक और हुनर हम दिखाने वाले हैं और अब बात राजस्थान के प्रतापगढ़ की रहने वाली सुशीला मीना की। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये छाई हुई हैं। दरअसल 5वीं की छात्रा सुशीला बाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं और उनकी गेंदबाजी का वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है। और देखिए, सुशीला के टैलेंट को इंस्टाग्राम पर अब तक करीब 9 करोड़ लोगों ने देखा है। सुशीला का परिवार खेती किसानी और मजदूरी पर निर्भर है, लेकिन सुशीला अपने टैलेंट के दम पर अपना रास्ता बना रही है। हालांकि परिवार के लोगों ने प्रशासन से सुशीला का दाखिला क्रिकेट अकेडमी में करवाने की अपील की है। तो गर्मा गर्म चाय और खबरों के सफर पर आज हम ब्रेक लगाते हैं, लेकिन वादा मंडे को, सोमवार को फिर से मिलेंगे चाय और ढेर सारी खबरों के साथ। रुकेंगे ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।